I am Dr. Abha Kumari. In this video, I am going to teach you International Distribution Decision Part 2. At first, Selection and Management of Overseas Agent. Overseas Agent के बारे में जानेंगे. प्रीवियस वीडियो जो कि पार्ट 1 था, उसमें हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन के प्रोसेस एंड डिसीजन पे फोकस किया था. अब हम लोग आते हैं ओवरसीज एजेंट. इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को पॉसिबल बनाते हैं, फ्रूटफुल बनाते हैं, प्रॉफिटेबल बनाते हैं, वो कौन बनाते हैं? ओवरसीज एजेंट. यानी जो फॉरेन में हमारे एजेंट रहते हैं, हमारे बिहाफ में जो काम करते हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होगा और उनका मैनेजमेंट कैसे होगा, हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे. नाउ द की बेनिफिट ऑफ यूजिंग एन ओवरसीज सेल्स एजेंट इज दैट यू गेट द एडवांटेज ऑफ extensive knowledge of the target market. इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारी टारगेट मार्केट है, उस टारगेट मार्केट को अचीव करने के लिए हमें ओवरसीज सेल्स एजेंट के एक्सटेंसिव नॉलेज का बेनिफिट मिलता है. इससे हमें काफी एडवांटेज मिलती है, इससे हमें फायदे मिलते हैं और इंटरनेशनल मार्केटिंग में हम अपने आप को प्रॉफिटेबल प्रूफ करते हैं. सेल्स एजेंट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू एन एक्सपोर्टर इन द मैटर ऑफ. सेल्स एजेंट जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं. किस चीज के लिए? आज एक्सपोर्टर. इन सभी बातों पर वो हमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. तो सबसे पहला उनका हेल्प किस में रहता है? वो हमें किस पे सपोर्ट करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन में, रिजर्व ऑफ एकोमोडेशंस एंड अपॉइंटमेंट विद गवर्नमेंट. हमारा जो उत्पाद है, वह उत्पाद इंटरनेशनल मार्केट जिस कंट्री में हम बेचने जा रहे हैं, वहां पर किस साधन से वो पहुंच पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या होगी, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द ओवरसीज एजेंट. नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ अकोमोडेशन. हमारे जो रहने की वहां पर संसाधन होंगी, उसकी भी इंतजाम ओवरसीज एजेंट के द्वारा की जाएगी. एंड अपॉइंटमेंट विद द गवर्नमेंट. वहां की जो सरकार है, उस सरकार के साथ हमारा जो अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे, वो कौन फिक्स करते हैं? ओवरसीज एजेंट. नाउ हम लोग देखें कि सेल्स एजेंट और ओवरसीज एजेंट का हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोसीज्योर में, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीज्योर में काफी अहमियत होती है. तो इस प्रकार के व्यक्ति के अपॉइंटमेंट में किन किन बातों का ध्यान देना होगा, तो हम लोग किस पॉइंट पे आज ध्यान देंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाइल अपॉइंटिंग अ सेल्स एजेंट. यानी सेल्स एजेंट के अपॉइंटमेंट में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहूंगी. सबसे पहले साइज ऑफ द एजेंट कंपनी, डेट ऑफ फाउंडेशन ऑफ द एजेंट कंपनी, कंपनीज ओनरशिप एंड कंट्रोल एंड द कंपनीज कैपिटल एंड फंड्स अवेलेबल एंड लायबिलिटी. अब इसे हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे. जिस एजेंट कंपनी के द्वारा हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन कर रहे हैं, उसका सबसे पहले हमें किस बात पर ध्यान देनी चाहिए? साइज पर. कि उसकी साइज क्या है, वो किस लेवल की है, लार्ज लेवल की है, मिडिल लेवल की है या स्मॉल लेवल की है. नाउ द डेट ऑफ फाउंडेशन ऑफ द एजेंट कंपनी. हमारी जो एजेंट कंपनी है, उसकी स्थापना किस तिथि पर की गई है, यानी उसकी एक्सपीरियंस कितने दिन की है इस फील्ड में, ये जानने की हम कोशिश करेंगे. नेक्स्ट, कंपनीज ओनरशिप एंड कंट्रोल. फिर देखेंगे कि उस कंपनी की ओनरशिप क्या है और कंट्रोल कहां पर है, यानी किसके द्वारा वह संचालित किया जा रहा है और नियंत्रित किया जा रहा है. देन कंपनीज कैपिटल. उस कंपनी का कैपिटल का क्या पोजीशन है, फंड की क्या अवेलेबिलिटी है, यानी उसके पास कितने कोष हैं और दायित्वों का क्या संरचना है. इन बातों को हम ध्यान देंगे. और हम नेक्स्ट आते हैं दूसरे सेगमेंट की ओर. तो वो देखते हैं कि उसका देखना होगा नेम, एज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी सीनियर एग्जीक्यूटिव, नंबर, एज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी सेल्समैन, लेंथ ऑफ कंपनी एसोसिएशन विद अदर प्रिंसिपल, टोटल सेल्स एंड ट्रेड एंड सेल्स कवरेज. यानी जो सेल्स एजेंट है, उसका हम क्या ध्यान देंगे? उनका नाम क्या है, उनकी आयु क्या है, उनका अनुभव क्या है, किनका? उस कंपनी के रिलेटेड सीनियर एग्जीक्यूटिव के. जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है, उनके नाम, उम्र और अनुभव का हमें जानकारी होना चाहिए. फिर हमें ध्यान देना चाहिए नंबर, एज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी सेल्समैन. यानी एग्जीक्यूटिव का तो ध्यान दे ही दिए, अब किस पे फोकस करेंगे? सेल्समैन.
जो हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं, प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, तो उनका भी देखना होगा कि कितने नंबर में हमारे पास उस कंपनी के सेल्समैन हैं, उनकी उम्र क्या हो रही है और इस फील्ड में उनका एक्सपीरियंस यानी अनुभव कितना हो रहा है। फिर देखेंगे लेंथ ऑफ कंपनी एसोसिएशन विथ अदर प्रिंसिपल, फिर देखेंगे कि अदर प्रिंसिपल के साथ उस कंपनी का कैसा संभावना रहती है, उनका मेल मिलाप कैसा रहता है और वह कितने दिनों तक चलती है, यानी उसका मार्केट में गुडविल कैसा है। फिर देखेंगे टोटल सेल्स एंड ट्रेड, फिर देखेंगे कि उसका कितना सेल्स कर पाता है, अगर उस कंपनी को हम देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो वो कितनी बिक्री करवाता है और उसकी ट्रेंड क्या है, क्या वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये हम उसे ट्रेंड को जानने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे सेल्स कवरेज, वो कितना सेल्स को कवर कर पाता है। एजेंट्स कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग सर्विस, एजेंट की कैपेबिलिटी देखेंगे कि कितने कैपेबल है टू प्रोवाइड सेल्स प्रमोशन, वो कितना हद तक सेल्स को प्रमोट कर पाते हैं, एडवर्टाइजिंग का उनकी क्या टेक्निक होती है या फिर कैसा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट एजेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, फिर हम देखेंगे कि हमारे जो सेल्स एजेंट है और किस प्रकार के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उनकी वेयर हाउसिंग की क्या कैपेसिटी है, क्योंकि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में है, ऑफ कोर्स वो इंटरनेशनल लेवल का मार्केट है तो काफी दूर का जाएगा। अगर हम इतने दूर से अपने उत्पादों को भेज रहे हैं तो वहां के ट्रांसपोर्ट, पहला तो देखेंगे कि वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी किस प्रकार की है, उसमें कितना रिस्क है, और फिर देखेंगे कि उस कंट्री में अगर हम पहुंचाते हैं तो उसकी वेयर हाउसिंग की क्या कैपेसिटी है। ऐसा तो नहीं कि उनकी वेयर हाउसिंग की कैपेसिटी लेस है और हम हेवी प्रोडक्ट भेज दिए हैं और वो उसको स्टोरेज करने की वहां प्रॉब्लम अराइज हो गई और हमारा जो प्रोडक्ट है वो वेस्टेज होते जा रहा है। उसी तरह से देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कि उनकी वेयर हाउसिंग की कैपेसिटी बहुत हाई है और हम भेज दिए, काफी कम प्रोडक्ट भेजे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लगा ही, तो क्यों ना हम ज्यादा भेजते तो ताकि उनके वेयर हाउसिंग कैपेसिटी को हम अच्छे प्रकार से यूज कर पाते। तो इन सब बातों को हमको क्या करना होता है, ध्यान देना होता है। नेक्स्ट फिर देखना होगा एजेंट्स रेट्स ऑफ कमीशन एंड पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, तो देखेंगे कि वो जो एजेंट कंपनी है उनका क्या रेट ऑफ कमीशन है और उनका पेमेंट से रिलेटेड क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। Now, next point of this video is what? Some sources of information of agent. अब हम एजेंट की इतनी बेनिफिट देखने के बाद हम देखते हैं कि अगर हमें एजेंट का अपॉइंटमेंट करना है, सिलेक्शन करना है, उनके लिए मैनेजमेंट करना है, तो हमें इसके बारे में कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो देयर आर सम सोर्सेज। सब पहला क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सबसे पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ट्रेड एसोसिएशन, यहां से हमें एजेंट की जानकारी मिलेगी, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, बैंक से, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट से, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से, या फिर एडवर्टाइजिंग अब्रोड से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। किनके बारे में, एजेंट के बारे में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम फोकस करेंगे किसकी ओर, लॉजिस्टिक्स की ओर। क्या हमारा जो लॉजिस्टिक्स है, जो माल है, वो उसका वितरण कैसे होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो ध्यान दें, मैनेजमेंट ऑफ लॉजिस्टिक इज अ की फैक्टर, सबसे बड़ा की फैक्टर है फॉर सेटिस्फाइंग डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट। अर्थात हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट में जो डिमांड है उसको हम लॉजिस्टिक के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। यही सबसे उसकी इंपॉर्टेंट की फैक्टर हो जाती है। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लॉजिस्टिक प्रोसेस, नॉट द लॉजिस्टिक प्रोसेस। सबसे पहला क्या होगा, हमें ध्यान देना चाहिए नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड्स, यानी हमें अपने उत्पाद के उसकी विशेषता और प्रकृति के बारे में ध्यान देना। नेचर यानी उसकी प्रकृति को ध्यान देना होगा और विशेषता को ध्यान देना होगा कि हमारे गुड्स का क्या नेचर है, किस प्रकार का है, क्या वो ड्यूरेबल गुड्स है, पेरिसेबल गुड्स है या फिर हेवी गुड्स है। तो ये सारी बातों को हमको ध्यान देना होगा। ये लॉजिस्टिक प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप नंबर 1 हो जाता है। नाउ द सेकंड इज व्हाट, द कार्गो यूनिट। हमें देखना होगा कि जो हमारी जहाजी माल है वो किस प्रकार का और उसका यूनिट किस प्रकार का है। नाउ द थर्ड इज व्हाट, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम वस्तु का जब देख लेते हैं कि प्रकृति क्या है और उसकी विशेषता क्या है, कार्गो यूनिट पे जानकारी कर लेते हैं, तब हमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का सिलेक्शन करना, किस मोड से हम वस्तु को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजेंगे। तो क्या हो सकता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम उसे बाय एयर भी भेज सकते हैं,
बाय शिप भी भेज सकते हैं। तो ये सब चीज हमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमें क्या चलता है, पता चलता है। तो ये लॉजिस्टिक प्रोसेस का स्टेप नंबर क्या हो जाता है, 3। नाउ द स्टेप नंबर 4 इज व्हाट, द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। हमें ट्रांसपोर्ट प्रोसेस पे ध्यान देना होगा कि किस प्रोसेस से वो जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कंप्लीट करता है। नेक्स्ट 5th में हम क्या देखेंगे कि लेजिस्लेशन एंड स्टैंडर्ड, जिस कंट्री में भेज रहे हैं उस कंट्री के नियम क्या है और प्रमाप क्या है, उसी के अनुसार हम लॉजिस्टिक प्रोसेस पे जाएंगे। नाउ द लास्ट प्रोसेस इज वन लॉजिस्टिक इन द इंटरनेशनल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी लॉजिस्टिक से संबंधित इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय विक्रय अनुबंध क्या कहते हैं, ये हमारा अंतिम प्रोसेस होगा लॉजिस्टिक से रिगार्डिंग। नाउ the last topic of this video is what, transportation यानी यातायात के साधन। तो देखना होगा कि ट्रांसपोर्टेशन से क्या समझते, what does it mean? At first, selection of mode of transport is conditioned by factors such as the destination country, the nature, value and volume of the goods and the planned delivery time। अर्थात हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो चयन होगा वो परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। किन परिस्थितियों पर निर्भर करेगी भाई? तो देखना होगा, क्या देखना होगा हमें कि हमारी कंट्री से जिस कंट्री पे जा रही है उसका डेस्टिनेशन क्या है, कितनी दूरी पर है। अगर हमारी कंट्री से जिस कंट्री में हम भेज रहे हैं अपने माल को वह अगर कम दूरी पर है तो हम उसे बाय रोड भी भेज सकते हैं। अगर हमारी कंट्री से जिस कंट्री को भेज रहे हैं उसकी दूरी अधिक है, डेस्टिनेशन अधिक है, तब हम उसे 2 तरह से भेज सकते हैं। तो उसमें भी ध्यान देना होगा किस पर, नेचर यानी प्रकृति पर, और वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ द गुड्स एंड द प्लान डिलीवरी टाइम। देखना होगा कि अगर हमारी जो वस्तु है वो लाइट वेटेड है तो उसे हम बाई एयर भी भेज सकते हैं, और बाई एयर अगर हम भेजते हैं तो वो डिलीवरी टाइम क्या है, अगर हमें जल्दी भेजना है तो उसके अनुसार मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का सिलेक्शन करना होगा, और अगर हमारे पास अगर अभी प्रॉपर टाइम है और अगर हेवी वेट है तो हम उसे बाई शिप भेजेंगे। तो इन सारी बातों को हम किस में एनालाइज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में। अगेन आई वांट टू रिपीटिंग दिस पॉइंट इज व्हाट, सिलेक्शन ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कंडीशनड बाय द फैक्टर्स सच एज द डेस्टिनेशन कंट्री, द नेचर, वैल्यू एंड द वॉल्यूम ऑफ द गुड। वॉल्यूम को भी ध्यान देंगे, कितनी संख्या में जा रही वॉल्यूम, एंड द प्लान्ड डिलीवरी टाइम। नाउ द लेजिस्लेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब हम देखेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है उससे संबंधित किस तरह के नियम है और क्या स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्या है यानी प्रमाप क्या है। Although the international logistic operator is the party responsible for advertising, the exporting and importing company on the applicable law and standard of each sitting operation। अर्थात हमारे जो ओवरसीज एजेंट हैं और जो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक ऑपरेटर हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोथ पार्टीज। बोथ पार्टीज में कौन कौन होंगे, एक्सपोर्टिंग कंपनी और इंपोर्टिंग कंपनी। ये दोनों के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। किन चीजों के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए, और उनसे देखना होगा कि कौन कौन से लॉ वहां पर एप्लीकेबल होते हैं, कौन सा स्टैंडर्ड है, किससे संबंधित, प्रत्येक जो हमारा कार्य संचालन होगा उससे संबंधित। अर्थात प्रत्येक संचालन में इंटरनेशनल लॉजिस्टिक ऑपरेटर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं दोनों के लिए, एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग कंपनी, यानी सभी चीज का प्रबंध उन्हीं के द्वारा किया जाता है और उत्तरदायित्व भी उन्हीं का होता है। इसके लिए उनको देखना पड़ता है क्या, पैकिंग एंड द सिक्योरिंग ऑफ कार्गो। जो हमारी जहाजी माल है उसका पैकेजिंग कैसे हो रहा है, पैकिंग कैसा हो रहा है, वो सिक्योरिंग कैसा है। फिर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ डेंजरस गुड्स। अगर हमारी वस्तुएं डेंजरस गुड्स है तो उसके लिए देखना होगा कि उसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगा, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उसका किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये हमारा ध्यान देने योग्य बात है। फिर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिसेबल गुड्स। अगर हमारी जो वस्तु है वो पेरिसेबल है, नाशवान वस्तु है, तो उसका स्टोरेज और उसका ट्रांसपोर्ट करने के क्या साधन है। और प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन कंजम्पशन, अगर मानवीय उपभोग की वस्तुएं हैं तो उसके स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन पे भी हमें ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज। अगर हमारे पास प्रोटेक्टेड स्पीसीज है तो उसके भी यातायात के साधनों को हमको ध्यान देना होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट, टाइप्स ऑफ सर्विस।
यानी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कितने तरह का होता है, तो हम ध्यान देंगे। सबसे पहले जनरल ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट एंड ग्राउंड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, warehousing and storage, rail transportation and pipeline transportation। आज के वीडियो में मैंने यूनिट 3 कवर कर दिया, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन में मैं पूरी कवर की हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इंटरनेशनल प्रमोशन स्ट्रैटेजीज लेकर आ रही हूँ। थैंक यू।